हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 6th ऑफ अक्टूबर टू 10th ऑफ अक्टूबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी को इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एमपीएसआई, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया कि ये पूरी सीरीज एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज है, इसलिए इस सीरीज से आप लगातार जुड़े रहें और आपको बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत क्रिस्पी करंट अफेयर देखने को मिलेगा। अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इस सेशन को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। तो फर्स्ट न्यूज क्या थी? तो फर्स्ट न्यूज हमने देखी थी, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट न्यूज दिख रही है, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं इसी को कवर करता हूँ। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, बांग्लादेश आर्मी के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। कहां पर? तो वो आपको ध्यान रखना है, लेकिन उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम पहले ध्यान रखना है, संप्रीति। ध्यान रखना है, संप्रीति। संप्रीति। इसके पहले मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताई थी, युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास ये किन दो देशों के बीच की एक्सरसाइज है? तो आपको ध्यान रखना है ये इंडिया और यूएसए के बीच की 19th एडिशन, अलास्का। मैंने कई बार आपको ये वाली बात बता दी, तो ये एक्सरसाइज के बारे में आप जानेंगे और याद रखेंगे। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो संप्रीति एक्सरसाइज है ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई मेघालय में। आप सभी को मैंने बताया था, मेघालय में। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मेघालय में इंडिया और बांग्लादेश के बीच की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है? संप्रीति। एज इट इज आप ध्यान रखेंगे, इन दो देशों के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है, कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई मेघालय में। इसके अलावा फर्स्ट न्यूज हमने देखी थी, 154th बर्थ एनिवर्सरी गांधी जी की सेलिब्रेट की गई। गांधी जयंती के रूप में हम प्रत्येक साल मनाते हैं। कब? 2 अक्टूबर को। आप सभी को ये वाली बात पता है, 2 अक्टूबर को प्रत्येक साल गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। मैंने गांधी जी के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन दी थी, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि मुझे याद आ रही है, मैंने बताया था महात्मा का टाइटल किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जब हम लोग बात करते हैं तो आप सभी को ये वाली बात पता होनी चाहिए, इनका जो आश्रम है कलकत्ता में, उसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इसलिए ये तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। रिसेंटली ये वाला प्रश्न केबीसी में भी पूछा गया था, अगर आप फॉलो करते हैं केबीसी को। तो कई सारे प्रश्न अक्सर हमारी सीरीज से देखने को मिलते हैं, तो आप लगातार जुड़े रहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति, जिनका नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। इनकी भी बर्थ एनिवर्सरी कौन से नंबर की है? तो मैंने आपको बताया था 119 बर्थ एनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट की। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में मैंने आपको बताया था, ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं ये। साथ ही साथ मरणोपरांत भारत रत्न का अवार्ड प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, कब सम्मानित किया गया है? तो 1966 में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आप याद रख पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी डॉक्टर दिनेश दासा के बारे में। डॉक्टर दिनेश दासा, जिन्होंने एज अ मेंबर यूपीएससी को ज्वाइन किया। तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप सभी इनके इस आयोग के बारे में जानते हैं, जो कि जिसका मेन काम क्या होता है? जिसका मेन काम होता है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कंडक्ट कराना। और इसके मेंबर के रूप में कौन बन गए हैं? तो इनके मेंबर है दिनेश दासा। एज इट इज प्रश्न पूछा जाएगा। साथ ही साथ ध्यान क्या रखना है? इसके चेयरमैन, करंट चेयरमैन आप ध्यान रखेंगे। करंट चेयरमैन कौन है? तो करंट चेयरमैन आप ध्यान रखेंगे, इसके हैं मनोज सोनी साहब, डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर की है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप प्रीवियस लेक्चर से देखें। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंस किया एक अपना ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। आप सभी को पता है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? हमारे प्यारे भारत में आयोजित किया जा रहा है। और 14th ऑफ अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का मैच है। वहां पर बहुत सारे नामी व्यक्ति परफॉर्म करने वाले हैं, जैसे कि अरिजीत सिंह, सुखविंदर सिंह, ऐसे लोग। तो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की गई है भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर, और जबरदस्त लेवल पर ये मैच खेला जाएगा। आप जरूर देखें अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो, अदरवाइज आपको जानने की जरूरत नहीं है या देखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको जानने की जरूरत है क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो मैस्कॉट है वो मैस्कॉट क्या है? तो 2 मैस्कॉट है, एक फीमेल है एक मेल है। ध्यान रखना है, एक फीमेल है एक मेल है, दोनों के नाम आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग बात करें फीमेल मैस्कॉट की, तो सबसे पहले फीमेल मैस्कॉट की अगर हम लोग बात करें तो इनका नाम है ब्लेज। ध्यान रखना है, ब्लेज। और मेल मैस्कॉट का नाम क्या है? टोंक।
जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ब्लेज रिप्रेजेंट करती हैं बॉलिंग को और टोंक रिप्रेजेंट करते हैं बैटिंग को। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आप समझ पाए होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने रिसेंटली अनवील किया है लार्जेस्ट बी आर अम्बेडकर स्टैच्यू इन मैरीलैंड यूएसए। बेहद इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट बाबा साहब का स्टैच्यू मैरीलैंड यूएसए में बनाया गया है, इंडिया ने अनवील किया है, यानी भारत ने बनवाया है। इसके जो आप ऐसा कहें शिल्पकार हैं, तो शिल्पकार का नाम आपको ध्यान रखना है। शिल्पकार जिन्होंने ये मूर्ति को डिजाइन किया है उनका नाम ध्यान रखना है, राम सुतार साहब। राम सुतार साहब, राम सुतार एज इट इज आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इन्होंने ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टैच्यू है वो, और उसको भी डिजाइन करने वाले व्यक्ति कौन है, राम सुतार साहब। साथ ही साथ ये जो बी आर अम्बेडकर जी का स्टैच्यू है ना, मैरीलैंड यूएसए में जो बनाया गया है, इसका नाम क्या है, तो ध्यान रखना है, इंडिया ने नाम रखा है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी एज इट इज, ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी एशियन गेम्स से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था एशियन गेम्स रिसेंटली खत्म हुए और इसमें लगभग बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड या आप कहें ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा है भारत का। और क्योंकि बहुत सारे मेडल हैं, तो आप सबका नाम, सारे प्लेयर्स का नाम आप, मुझे लगता है आप नहीं याद रख पाएंगे, तो कुछ प्लेयर्स का नाम आप ध्यान रखें तो ज्यादा जरूरी होगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो आप सभी को पता है एशियन गेम्स 2023 चाइना में आयोजित किया गया। चाइना में भी कहा, तो हांगझाओ चाइना में। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और इस बार टोटल कितने मेडल आए हैं, तो ध्यान रखना है 107 मेडल, 107 मेडल इस बार भारत ने रिसीव किए, जिसमें से गोल्ड और सिल्वर कितने हैं, तो एज इट इज आपको ये वाली बात भी पता होनी चाहिए। तो गोल्ड मेडल कितने हैं, तो 28 गोल्ड मेडल हैं। इसके अलावा अगर बात करें सिल्वर मेडल की, तो सिल्वर मेडल कितने हैं, तो सिल्वर मेडल है 38। और इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल कितने हैं, 41। एज इट इज ये पूरा डेटा याद रखेंगे, 28, 38, 41, 28, 38, 41। कितने मेडल है टोटल, 107। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इस बार 100 से ज्यादा मेडल भारतीय खिलाड़ियों ने लाए हैं, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया है एशियन गेम्स में। इसके अलावा मैंने बहुत सारे प्लेयर्स का नाम ऑलरेडी बता दिया है, तो फिर से हम लोग उनको रिवाइज भी कर लेंगे। कुछ प्लेयर्स नए भी हैं, उनको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर मेडल है, इस तरह की मेडल टैली भारत ने पहली बार ली है। तो दिस आउटस्टैंडिंग फीचर सरपास्ड इंडियाज प्रीवियस बेस्ट 70 मेडल्स इन जकार्ता एशियन गेम्स 2018 में। जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो इंडोनेशिया में जब ये एशियन गेम्स आयोजित किए गए थे 2018 में, तब भारत ने कितने मेडल लाए थे, 70 मेडल लाए थे, और उस रिकॉर्ड को भी सरपास किया है, यानी कि उस रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। और इस बार टोटल कितने मेडल्स आए हैं, इस बार टोटल 107 मेडल्स लाए हैं भारतीय खिलाड़ियों ने। दिस इज द सेकंड टाइम इंडिया has won more than 100 medals in any of the 3 major games, Olympics, Commonwealth Games and Asian Games। और ये दूसरी बार है जब भारत पर्टिकुलर 3 सबसे बड़े गेम्स कौन से माने जाते हैं, तो एक ओलंपिक्स माना जाता है, ओलंपिक्स ध्यान रखना होना चाहिए आपको, एक कॉमनवेल्थ गेम्स और तीसरा एशियन गेम्स। तो ये दूसरी बार है जब इंडिया ने इसी इन पर्टिकुलर प्रतिस्पर्धाओं में, इन गेम्स में पहली बार 100 से ज्यादा मेडल लाए हैं। इसके अलावा इसके पहले 101 मेडल 2010 में लाए थे कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। मतलब इससे पहले 100 मेडल जो आए थे वो कॉमनवेल्थ गेम्स में आए थे, है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स में आए थे, भारतीय खिलाड़ियों ने लाए थे। और ये अपने आप में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन है। ओवरऑल एशियन गेम्स की बात करें तो इससे पहले कभी भी भारतीय खिलाड़ियों ने 100 मेडल्स नहीं लाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछली बार 2018 में जब इंडोनेशिया जकार्ता में ये एशियन गेम्स आयोजित किए गए, वहां पर 70 मेडल भारत ने लाए थे। और इस बार बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है भारतीय खिलाड़ियों ने। और टोटल कितने मेडल ले आए हैं, 107, जिसमें से गोल्ड कितने हैं, तो आपको एज इट इज ध्यान रखना है, 28 गोल्ड हैं, 38 ब्रॉन्ज हैं, और सिल्वर कितने हैं, 41। चलिए यही सारी बातें यहाँ पे हिंदी में भी मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंडिया की रैंक ओवरऑल क्या रही है, तो ओवरऑल इंडिया की रैंक 4th रही है, एज इट इज ध्यान रखेंगे आप। तो 4th रैंक रही है इंडिया की, एज इट इज ध्यान रखेंगे ओवरऑल, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, तो इंडिया की रैंक क्या रही है, 4th रही है। ठीक है, अदर विनर्स में फर्स्ट रैंक किसकी रही है, तो फर्स्ट रैंक है चाइना की, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट रैंक किसकी है, तो फर्स्ट रैंक मैं इसीलिए अलग से लिख रहा हूं, चाइना की, बगल में आप चीन लिख सकते हैं, तो फर्स्ट रैंक। सेकंड रैंक की अगर आप बात करें तो सेकंड रैंक रही है जापान की, तो जापान की सेकंड रैंक रही है। और जापान ने कितने मेडल लाए हैं, तो 188 मेडल लाए हैं। अच्छा, चीन ने कितने मेडल लाए हैं, तो अगर इसकी बात करें तो चीन के मेडल्स की अगर हम लोग बात करें तो 383 मेडल्स वहां के खिलाड़ियों ने जीते हैं। थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड रैंक किसकी है, तो थर्ड रैंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्ड रैंक है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो आप कोरिया बस लिखें, याद रहेगा आपको, कोरिया 190 मेडल। ठीक है, टोटल 190 मेडल। और फोर्थ रैंक किसकी रही है, तो फोर्थ रैंक रही है भारत की,
ध्यान रखना है एज इट इज भारत। अच्छा, ये सब चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद क्या रखना है, क्योंकि आप मेडल सारे नहीं याद पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें गिरेंगे। क्या याद रखना है, सिर्फ आप उस पर फोकस करिए। तो आपको 4th रैंक इसकी है भारत की, एज इट इज आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज वॉन गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स, पहली बार एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लाया है भारत ने। द मेडल वाज वॉन बाय अविनाश सांबले इन मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेस। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है अविनाश सांबले का नाम, अविनाश सांबले इस एथलेटिक्स में पहली बार गोल्ड मेडल आया है। आप सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी बात है, पहली बार, इसके पहले कभी एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल आया ही नहीं। गोल्ड मेडल लाया किसने, अविनाश सांबले ने। कौन सी प्रतिस्पर्धा में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो आपको ध्यान रखना होगा स्टीपल चेज। स्टीपल चेज कितने मीटर की होती है, 3000 मीटर में, 3000 मीटर कैटेगरी में अविनाश सांबले ने गोल्ड मेडल लाया। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद मैंने इसका शॉर्ट नहीं डाला है, तो मैं कोशिश करूंगा इसका शॉर्ट जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि शॉर्ट्स की मदद से अगर आप शॉर्ट्स देखते भी हैं तो कुछ अच्छी चीजें देखें ना, तो आपको वहां से कोई एटलीस्ट उस व्यक्ति की इमेज आपके माइंड पे क्रिएट हो जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि आप वो चीजें याद रख पाएंगे। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी शॉर्ट्स मैं अपलोड करूं वो किसी न किसी फॉर्म में आपको हेल्प करे, करंट से रिलेटेड रहें और चीजें आपको लंबे समय तक याद रहें। इसके अलावा दूसरी जो प्लेयर है उनका नाम आपको एज इट इज ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अविनाश सांबले का नाम आपको ध्यान रखना है, तो पहला नाम आप ध्यान रखेंगे अविनाश सांबले, अविनाश सांबले। दूसरा नाम आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनका शॉर्ट्स मैंने अपलोड किया है, आप देखिएगा, पारुल चौधरी। पारुल चौधरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त प्रदर्शन है, क्योंकि वुमेन्स की कैटेगरी में पहली फीमेल एथलीट है ये जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया है। तो पारुल चौधरी ब्रॉट इंडियाज इट्स 14th गोल्ड मेडल आफ्टर विनिंग द वुमेन्स 500 मीटर्स कैटेगरी, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट टू डू सो। बहुत जबरदस्त नाम है, इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, जिन दोनों ने गोल्ड मेडल लाया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, एक सेकंड, ठीक है, बात करते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। तो अगले प्लेयर का नाम, तो एक प्लेयर आपको पता चल गया अविनाश सांबले, मैं बार बार लिखने की कोशिश कर रहा हूं, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि आपको याद हो जाए। कौन से गेम से एसोसिएट करते हैं, एथलेटिक्स और दूसरा पारुल चौधरी, ठीक है। इसके अलावा अगला नाम आपको ध्यान रखना है, आप सभी को ये तो याद ही हो गया होगा, नीरज चोपड़ा साहब ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया। नीरज चोपड़ा साहब ने भी गोल्ड मेडल लाया है। साथ ही साथ 4th नाम आप ध्यान रखेंगे, किशोर कुमार जेना, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये नाम जेवलिन थ्रो वाली कैटेगरी में अगर हम लोग बात करें, ये दोनों प्लेयर जेवलिन थ्रो से रिलेटेड हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं दोनों, और इन दोनों प्लेयर्स ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है। तो आने वाले समय में किशोर जेना का नाम आप याद रख पाएंगे, इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। तो किशोर जेना ने सिल्वर मेडल हासिल किया है जेवलिन थ्रो में ही, और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बहुत जबरदस्त बात है। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके पहले जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी वहां पर भी किशोर कुमार जेना ने पार्टिसिपेट किया था, है ना, पार्टिसिपेट किया था। कोई भी मेडल नहीं ला सके थे एटलीस्ट, लेकिन एटलीस्ट पार्टिसिपेट किया था, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी रिसेंटली जो हुई है जिसमें नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल आया था, वहां पर भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लाया, और इस बार फिर से जेवलिन थ्रो में अगेन एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाया। इसके अलावा लवलीना बोरगोहेन ने सिल्वर मेडल लाया है बॉक्सिंग में, तो ध्यान रखना है लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग खेल से एसोसिएट करती है, इन्होंने सिल्वर मेडल लाया। इसके अलावा इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता, तो हॉकी टीम मैं कोशिश करता हूं जो टीम वाली है, तो हॉकी टीम। इसके अलावा क्रिकेट की दोनों टीम, क्रिकेट की जो टीम है, क्रिकेट की टीम की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेंस और वुमेन्स दोनों ने गोल्ड मेडल लाया है। तो प्रश्न अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना है हॉकी टीम, क्रिकेट टीम। इसके अलावा कबड्डी की भी दोनों टीम, कबड्डी टीम की अगर हम लोग बात करें तो कबड्डी टीम में मेंस और वुमेन्स दोनों ने गोल्ड मेडल हासिल किया। ध्यान रखना है ये सभी गोल्ड वालों के नाम है, ठीक है। तो कबड्डी की टीम ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है, यही बातें यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा मेंस की क्रिकेट टीम ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया। T20 कॉम्पिटिशन हुआ था, 2020 का गेम हुआ था जहां वहां पर गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके अलावा किरण बालियान का नाम याद रखना है आपको, किरण बालियान अपने आप में इंपॉर्टेंट है। किरण बालियान फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द एशियन गेम्स मेडल इन शॉट पुट इवेंट इन 72 years एज शी पिक्ड अप अ ब्रॉन्ज। किरण बालियान जो कि एक शॉट पुट खेल से एसोसिएट करती हैं, किरण बालियान, उनका नाम आप ध्यान रखेंगे, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगला नाम आप ध्यान रखेंगे किरण बालियान शॉर्ट पुट खेल से एसोसिएट करती हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया है।
बाकी बहुत सारे मेडल्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में जब हम शॉर्ट न्यूज में कवर करते थे तो वहां पर मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। तो वहां से भी कुछ लोगों के नाम, क्योंकि बहुत सारे नाम नहीं होंगे वहां पर, तो आप वहां से कुछ नाम पिक कर सकते हैं। क्योंकि जब से एशियन गेम्स चल रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जो कि मुझे लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी के नाम मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बताए हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक लेक्चर में ही सबका हो जाए तो आप मुझे बताएं, तो मैं अगले लेक्चर में कोशिश करूंगा कि सबकी पूरी लिस्ट आपको दे दी जाए। अदरवाइज अगर आप लगातार हमसे बने हुए हैं, क्योंकि आपको कवर करना ही है, तो आप चाहें तो पूरी सीरीज को देखकर, क्योंकि 5 से 6 लेक्चर्स में आप आसानी से कवर कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। वहां पे बाकी सारी चीजें भी कवर होंगी, रिवाइज भी हो जाएंगी, साथ ही साथ आप के क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। इंडिया ने सरपास किया है जापान और यूके, यूनाइटेड किंगडम को इन ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग। ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में इंडिया की रैंक बहुत जबरदस्त तरीके से इंप्रूव हुई है, और कितनी है रैंक? 47th रैंक है। मतलब इंडिया में जो मोबाइल स्पीड नेटवर्क है, मोबाइल स्पीड का जो डेटा है, वो ओकला के अनुसार वो बहुत जबरदस्त है, और जो कि जापान और यूके से बेहतर है। बेहतर इंटरनेट क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है भारत में। ठीक है, तो एज इट इज ध्यान रखना है। इसके अलावा 5 टॉप कंट्रीज में कौन कौन सी हैं? तो यूएई, कतर, कुवैत, नॉर्वे और डेनमार्क, ये टॉप 5 कंट्रीज हैं जहां पर फास्टेस्ट स्पीड मिलती है मोबाइल डेटा की। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड अरब एमिरेट यूएई ने टॉप किया है एज इट इज, क्योंकि वहां पर जो डाउनलोड स्पीड है वो 210.89 210.89 Mbps है। और आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें आप निग्लेक्ट भी कर सकते हैं, इसको चाहे तो आप ना भी याद रखें। सिर्फ आप ध्यान क्या रखें इस पर्टिकुलर न्यूज में कि इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम और जापान को पीछे छोड़ा है, और इंडिया की रैंक क्या रही है? 47th। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मैं 47th लिख देता हूँ, 47th रैंक है एज इट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट कंट्री का नाम आप याद रखेंगे यूएई। सेकंड में आप ध्यान रखेंगे कतर। तो मुझे उम्मीद है कि ये 2 चीजें आप याद रखें, बस इतना इस पर्टिकुलर न्यूज में, तो पर्याप्त होगा आपके लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, और एक और न्यूज, अगली न्यूज आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड मिलने वाली है। मध्य प्रदेश की जितनी भी न्यूज है आप सभी को उससे बने रहना है। क्यों बने रहना है? उसका एकमात्र रीजन क्या है? आगे होने वाला प्रीलिम्स एग्जाम या फिर मेंस एग्जाम, जितने लोग दे रहे हैं मेंस, प्रीलिम्स और मेंस दोनों से एसोसिएटेड आपको यहाँ पर क्योंकि डेटा मिलता है, तो आप जबरदस्त तरीके से बने रहें। एटलीस्ट आप देखने की कोशिश करें, जिससे आपको एक रफ आइडिया तो पर्टिकुलर न्यूज के बारे में हो जाए। बहुत जबरदस्त न्यूज है ये जो पर्टिकुलर न्यूज आई है अपने आप में बहुत जबरदस्त है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। मुझे लगता है कि ये जो पूरी जनरेशन है, या पूरा जो आने वाली जो जनरेशन है, या आने वाला आप ऐसा कहें हिंदी में जमाना है, तो वो पूरा जमाना लड़कियों का है, या आप कहें बेटियों का है। आप ऐसा कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आप हर जगह देख रहे हैं जो वुमेन, महिलाओं का वुमेन अपलिफ्टमेंट हो रहा है ना। हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं, हर क्षेत्र में उन्हें प्रायोरिटी मिल रही है। क्या मिल रही है? प्रायोरिटी। तो ऐसी सभी गर्ल्स खुश हो जाएं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में 35% का रिजर्वेशन दे दिया जाएगा वुमेन्स को। ठीक है, या आप ऐसा कहें गर्ल्स को। ठीक है, तो ऐसी सभी स्टूडेंट जो देख रही हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर को या इस पर्टिकुलर न्यूज को, वो खुश हो जाएं, क्योंकि आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है। कितना? 35%। और ये बहुत बड़ा रिजर्वेशन है अपने आप में, क्योंकि इसके पहले बात हो रही थी जब, तो वो लोकसभा सीट में रिजर्वेशन की बात हो रही थी जब हमने बात किया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आपने अगर पढ़ा हो तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वहां पर रिजर्वेशन की बात वो पूरी अलग है। वंदन अधिनियम वो पूरी अलग बात है ना। वहां पे जो 33% रिजर्वेशन है वो अलग है। वहां पे 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा 2029 के इलेक्शन से। ध्यान रखना, 2029 के इलेक्शन से दिया जाएगा, वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन ये बात बिल्कुल अलग है। 35% अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, छोटी मोटी बात नहीं है। आप अगर सोच कर देखें तो, अगर आप ध्यान से सोच कर, 27% का आरक्षण ओबीसी को, और 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस, इसके अलावा एससी एसटी का अलग कोटा ही है, और इसके अलावा बचते हैं जनरल वाले। तो जनरल वाले, स्पेशली मैं मेंस की बात कर रहा हूं, तो उनके लिए थोड़ा सा दुख हो रहा है मुझे, क्योंकि जो सिर्फ इस कैटेगरी में फॉल करते हैं उनके लिए बहुत कम परसेंटेज बने। किसी तरह का आरक्षण क्योंकि नहीं है, तो बहुत कम परसेंटेज है, और हाई, आप ऐसा कह सकते हैं, हाई कंपटीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में, स्पेशली हाई कंपटीशन। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, आप क्या सोचते हैं और किस तरह से आपको समझ में आती हैं चीजें, क्योंकि आप देखें ओवरऑल हर एक सेक्शन को, सोसाइटी के हर एक सेक्शन को रिजर्वेशन मिला हुआ है, और
स्पेशली जो सिर्फ इसमें फॉल कर रहे हैं उनके लिए कोई किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं है, किसी तरह की प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं, जब मैं बात कर रहा हूं वुमेन गर्ल्स की, तो ये जो 35 रिजर्वेशन है ये सबके लिए, ओवरऑल सबके लिए है, ठीक है। तो चाहे वो जनरल के हो या किसी की भी हो, आपको 35% रिजर्वेशन मिलने वाला है। तो अब बहुत जबरदस्त बात है, ये बहुत जबरदस्त अनाउंसमेंट है लड़कियों के लिए, तो लड़कियां खुश हो जाएं। चलिए बात करते हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक नेट नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 35% रिजर्वेशन दिया जाएगा महिलाओं को सभी रिक्रूटमेंट में, बैरिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कुछ होकर, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड एन अमेंडमेंट टू द मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज स्पेशल प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन रूल्स 1997 टू प्रोवाइड 35% रिजर्वेशन इन वुमेन स्टेट, यानी कि जितने भी सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं वहां पर भी 35% का रिजर्वेशन कर दिया जाएगा। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हाँ ध्यान रखें, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की। तो बहुत जबरदस्त बात है, तो आप लड़कियां लड़कों को सपोर्ट करें, थोड़ी बहुत सहानुभूति भी रखें, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिन्होंने 50% रिजर्वेशन कर दिया है लगभग महिलाओं के लिए इन इलेक्शंस में, पंचायत और अर्बन बॉडीज में। आप सभी को ये वाली बात पता है, मध्य प्रदेश पहला राज्य बना था जिसने पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज इंट्रोड्यूस की थी अपने राज्य में। इसके अलावा 50% का रिजर्वेशन यहाँ पर पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में 50% का आरक्षण महिलाओं को मध्य प्रदेश में दिया जाता है, तो एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 30% का रिजर्वेशन दिया जाता है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो 30% का रिजर्वेशन पुलिस डिपार्टमेंट में दिया जाता है। साथ ही साथ द स्टेट ऑल्सो ऑफर्स कंसेशनल टैरिफ्स फॉर रजिस्ट्री ऑफ प्रॉपर्टी इन केस इट इज इन वुमेन्स नेम। मतलब क्या है, अगर कोई जमीन आपने खरीदी, ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपने कोई जमीन खरीदी और यहाँ की जो रजिस्ट्री होती है ना, आप सभी को पता है रजिस्ट्री के बारे में, तो रजिस्ट्री अगर महिलाओं के नाम पर की जाए, यानी कि वो महिलाओं के नाम पर अगर रजिस्ट्री की जाए, वो पर्टिकुलर जमीन ली जाए, तो वहां पर स्पेशल कंसेशन मिलता है, कुछ छूट मिलती है ना। मतलब एक सर्टेन अमाउंट अगर लगती है, मेल अगर कोई करे, मेल रजिस्ट्री करता है, मैन रजिस्ट्री करता है अगर, तो जो अमाउंट लगती है उससे कुछ कंसेशन होकर, मतलब कुछ कंसेशन मिलता है महिलाओं को, ठीक है। तो मेन अमाउंट नहीं लगती है, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो रजिस्ट्री करने पर भी महिलाओं को, या महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री करने पर भी छूट मिलती है, ठीक है। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। 35% का रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में कर दिया गया है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने 50% आरक्षण दिया है महिलाओं को इन इलेक्शंस टू पंचायत एंड अर्बन बॉडीज, ठीक है। 30% का रिजर्वेशन किसमें दिया गया है? पुलिस में दिया गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्रधानमंत्री ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है कंट्रीज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में इसे बनाया गया है। एज इट इज ये वाली बात ध्यान रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर कहां बनाया गया है? दिव्यांगजन के लिए। ध्यान रखना है, दिव्यांगजन के लिए कहां बनाया गया है? ग्वालियर शहर में बनाया गया है, ठीक है। एज इट इज ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है कंट्रीज देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन, नेम्ड आफ्टर, क्या नाम रखा गया है वो भी ध्यान रखना है, पीएम अटल बिहारी वाजपेयी इन ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो इस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का नाम क्या है? अटल बिहारी जी के नाम पर रखा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव, क्या इसका मेन उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन स्पोर्ट्स, एनहांस टैलेंट एंड इनकरेज पार्टिसिपेशन इन वेरियस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, यानी कि सभी इस खेल प्रतियोगिताओं में, प्रतिस्पर्धाओं में दिव्यांगजनों का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना, उनके टैलेंट को उभारना और पहचानना, उनको इंप्रूव करना, उन्हें पर्टिकुलर मौका देना खेलों में। इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए ये पर्टिकुलर हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है ग्वालियर शहर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है दिव्यांगजनों के लिए। ध्यान रखना है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेनिंग सेंटर। इसके अलावा दिव्यांगजन फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री कैन प्रैक्टिस एंड ट्रेन इन द अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांग स्पोर्ट्स, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। चलिए, यही सारी बातें आपको यहाँ पर हिंदी में मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अपने आप में बहुत जबरदस्त है और वो पूरी तरह से किससे रिलेटेड है? वर्ल्ड से रिलेटेड है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड जियोग्राफी में आप ले लें या फिर वर्ल्ड न्यूज में ले लें आप। तो वर्ल्ड की जितनी भी करंट की न्यूज है उससे आप एसोसिएट करके देख सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल और पैलेस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट,
या हिंदी में बोले तो इजराइल या फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट, विवाद के बारे में। इस पर्टिकुलर विवाद में हमने ये देखा या ये देखा गया, ये न्यूज में क्या रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। इजराइल और एक देश है पैलेस्तीन, ठीक है। पैलेस्तीन का एक आतंकवादी संगठन है जिसे हम बोलते हैं हमास के नाम से जानते हैं। इस संगठन ने इजराइल पर लगभग 5000 रॉकेट लॉन्च किए, 5000 रॉकेट लॉन्च करके अटैक स्टार्ट किया। तो हमास ने अटैक किया। इस ऑपरेशन का पैलेस्तीन ने ये जो इजराइल के अगेंस्ट में ये जो ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन का नाम क्या है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन क्या नाम है? तो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा ध्यान रखना है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है अल अक्सा, ठीक है। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर अभी दिखने वाले हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्या है, क्योंकि यही लेक्चर बहुत बड़ा हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये कम से कम 2 से 3 घंटे का टॉपिक है। लेकिन मैं आपको, क्योंकि आपके लिए जरूरी कितना है, बस उतनी ही इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर अभी देने वाला हूँ। वो क्या है तो आपको ध्यान रखना है, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक विवाद हुआ, जिसमें पैलेस्तीन ने अटैक किया। पैलेस्तीन का एक संगठन है, पैलेस्तीन या फिलिस्तीन का एक संगठन है, आतंकवादी संगठन, जिसका नाम क्या है? हमास, ठीक है। ये आतंकवादी संगठन, मैं ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये अमेरिका ने डिक्लेयर किया है हमास को आतंकवादी संगठन या टेरिटरी, या आप ऐसा कहें कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ये इसके बारे में ध्यान रखना है आपको। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड लॉन्च किया गया और इसकी 5000 पर्टिकुलर रॉकेट्स इजराइल पर दागे गए हमास संगठन के द्वारा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सक्लेटेड विद द आर्म्ड विंग्स ऑफ हमास लॉन्चिंग ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड फायरिंग ओवर 5000 रॉकेट इनटू इजराइल। इसके अब क्योंकि 5000 रॉकेट इन्होंने लॉन्च कर ही दिए हैं, किसने? हमास ने 5000 रॉकेट लॉन्च कर, तो इजराइल भी अब शांत तो बैठेगा नहीं। तो शांत नहीं बैठेगा तो ये भी अटैक करेगा, किस पर? हमास पर करेगा या पैलेस्तीन पर? तो पैलेस्तीन पर ये अटैक करेगा। तो अब इसने ऑपरेशन का नाम क्या दिया, तो वो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एज इट इज। उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखना है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, ठीक है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, ठीक है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। तो इजराइल ने भी अटैक किया, इजराइल ने नाम दिया ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? तीसरी इंपॉर्टेंट बात है इंडिया से रिलेटेड, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंडिया बहुत अपने आप में लिबरल कंट्रीज है और बीच में मध्यस्थता का काम करती है सभी देशों के बीच में स्पेशली। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इंडिया ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया। क्या ऑपरेशन लॉन्च किया है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, किस लिए ऑपरेशन किया वो भी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। तो इंडिया के कुछ सिटीजन इजराइल में या पैलेस्टीन पे मौजूद थे स्पेशली, तो जरूरत थी इनको बाहर निकालने की। तो इंडिया ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है इंडियन सिटीजन्स को बाहर निकालने के लिए, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन सिटीजन्स को बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया, मतलब उनको घर बुलाने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम क्या रखा गया? तो ऑपरेशन अजय। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑपरेशंस के नाम आपको पता चल गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ही बताना चाहिए कि ऑपरेशन के नाम क्या क्या है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, ढूंढ कर बताइए। एक ऑपरेशन इंडिया ने लॉन्च किया था टर्की के अगेंस्ट, टर्की में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए। इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अफगानिस्तान, ठीक है। और एक साथ म्यांमार में फंसे लोगों के लिए लॉन्च किया था। तो इन तीनों के नाम आप बताएं। इसके अलावा अगर कुछ छूट गया है तो वो आप ध्यान दिलाइए मुझे, कमेंट सेक्शन में आप बताइए, ठीक है। अगर इसके अलावा मैं कोई भूल रहा हूं तो किसी ऑपरेशन के बारे में, एक ऑपरेशन तो आप एज इट इज ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन अजय फिलहाल किसके अगेंस्ट में है? तो ये अगेंस्ट में नहीं है किसी के, इंडियन सिटीजन्स को इजराइल और फिलिस्तीन वाले इलाके से भारत लाने के लिए सुरक्षित रूप से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया इंडिया की तरफ से, जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन अजय, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान रखना है। कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। चलिए बात करते हैं इसके मैप को देखते हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जरूर दें। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये भी प्रश्न अब इंपॉर्टेंट हो गया है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना है, बेंजामिन नेतन्याहू। तो जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, है ना। तो कुछ चीजें मैंने लिख के आपको बता दी, कुछ चीजें आप छोटे छोटे तरीकों से आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी। प्रश्न इन्हीं से बनेंगे एज इट इज, पूरी उम्मीद है मुझे, ठीक है। तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू एज इट इज ध्यान रखना है। इन्होंने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया है फिलिस्तीन के खिलाफ,
ठीक है। अगर आप कंट्री वर्ल्ड मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो वर्ल्ड मैप में आपको यहाँ पर पर्टिकुलरली आपको देखने को मिल जाएगा इजराइल, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। अगर आपको दिखाई, मैं आपका अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा। वर्ल्ड मैप आपके पास रखिए, आपको चीजें बहुत सारी आसानी से समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, यहाँ पे कनाडा, यहाँ पे यूएसए, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ये पर्टिकुलर ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, उस कॉन्टिनेंट का नाम आपको ध्यान रखना है, वो है साउथ अमेरिका। ये आपका रशिया हो गया। इंडिया की अगर आप बात करना चाहें तो इंडिया को देखने की कोशिश अगर आप करते हैं तो ये आपको इंडिया देखने को मिलता है। ये इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड। इंडोनेशिया कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, तो ये आपका इंडोनेशिया यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये जो पूरा इलाका है, ये वाला जो पूरा इलाका है, ये क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इजराइल के बारे में, क्योंकि बात चर्चा चल रही है तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उन पर चर्चा करते हैं। इजराइल में कुछ स्पेशली अगर हम लोग बात करें, इजराइल में एक स्थान है, ये जो पूरा विवाद है किससे एसोसिएटेड है, तो ये पूरा विवाद जो है वो जेरूसलम से। यहाँ पर आप ये मैप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको मैप देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर जेरूसलम लिखा हुआ है ना, जेरूसलम। क्योंकि इजराइल में दो कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, एक है यहूदी और दूसरा है इस्लाम। इन दोनों कम्युनिटी के बीच में, क्योंकि इन दोनों का एसोसिएशन इस पर्टिकुलर प्लेस से है, और ये चाहते हैं, ये दोनों कम्युनिटी के लोग चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लेस में उनका आधिपत्य हो, उनका शासन हो और पूरी तरह से उनका माना जाए। लेकिन इजराइल, क्योंकि इजराइल के पास एरिया बहुत ज्यादा है और फिलिस्तीन का एरिया मैं आपको दिखाऊंगा, फिलिस्तीन का एरिया बहुत कम है उसके पास, इस वजह से वो इतना पावरफुल हो नहीं पाता है। तो मैं इजराइल तो इन दोनों का मेन जो एजेंडा है वो है कि इस जेरूसलम वाले रीजन पर प्रमुख रूप से अपना आधिपत्य जमाया जा सके। ठीक है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, ये पूरा मैप जो आपको देखने को मिल रहा है, ये जो पूरा मैप है, ये पूरा इजराइल है। ठीक है, तो ये पूरा इजराइल है। इधर ये जो सी वाला पार्ट दिख रहा है, ये यहाँ पर समुद्र, कौन सा सी है, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, ये जो आपको व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, जहां पर भी आपको व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन किसके पास है, ये पूरा पोर्शन इजराइल के पास है करेंटली। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है हल्का ब्राउनिश कलर में, छोटे छोटे हिस्सों में, पैचेस में दिख रहा है, ये पूरा फिलिस्तीन है। ठीक है, तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। हुआ क्या, तो पर्टिकुलरली कौन से बैंक्स एसोसिएटेड हैं या कौन से बैंक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, गोलन हाइट। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, प्रश्न कुछ चीजों पर पूछा जाएगा, एक आपका गाजा पर प्रश्न पूछा जाएगा, एक आपके वेस्ट बैंक पर प्रश्न पूछा जा सकता है, और एक प्रश्न गोलन हाइट पर पूछा जा सकता है। प्रश्न के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, पूरे विवाद से रिलेटेड मैं बात नहीं कर, क्योंकि ये विवाद बहुत हिस्टोरिकल है, बहुत पहले से चल रहा है। लगभग 19 सेंचुरी की जब स्टार्ट हुई थी, 19 सेंचुरी की शुरुआत हुई है 1920 के आसपास, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से, तब का ये विवाद है। इसलिए अगर मैं पूरे विवाद पर घुसने की कोशिश करूंगा तो बहुत बड़ा लेक्चर होगा, और मैं नहीं चाहता कि आपको आपके दिमाग पे बहुत सारी चीजें रखी जाएं। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है, गोलन हाइट, वेस्ट बैंक और गाजा। ये तीनों बातें आप ध्यान रखेंगे। गाजा पर रिसेंटली कैप्चर करने की कोशिश की थी फिलिस्तीन ने। फिलिस्तीन का कब्जा आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फिलिस्तीन का कब्जा है, क्योंकि ये आपको एरिया किसका है, ये जो एरिया है किसका है, किसके पास है, ये फिलिस्तीन के पास है। ठीक है, तो इंग्लिश में इसे पैलेस्टीन लिखा जाता है। ठीक है, तो गाजा का एरिया किसके पास है, ये फिलिस्तीन के पास है। इसके अलावा यहाँ पर वेस्ट बैंक के बहुत सारे हिस्से पर या कुछ हिस्से पर आप ऐसा कहें, फिलिस्तीन मौजूद है। बाकी पोर्शन पर कौन मौजूद है, तो बाकी पोर्शन पर मौजूद है इजराइल। ये जो व्हाइट वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, प्योर व्हाइट वाला पोर्शन। ठीक है, तो गाजा से अटैक करने की कोशिश की गई इजराइल में अभी रिसेंटली की न्यूज, जो रिसेंट की न्यूज है उसकी अगर हम लोग बात करें, इसलिए इजराइल अब चाह रहा है कि हम गाजा को पूरी तरह से कैप्चर कर लें। तो गाजा को कैप्चर करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे जवान भेजे गए हैं इजराइल के द्वारा। ठीक है, तो इसे कैप्चर करने की पूरी तैयारी में है, और मुझे लगता है कि वो कैप्चर कर लेगा बहुत ही आसानी से गाजा को। फिलिस्तीन की अगर बात करें तो फिलिस्तीन में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेरूसलम, ये दोनों का होली प्लेस है। अगर हम बात करें होली प्लेस, चाहे यहूदी की बात करें, यहूदी या इजरायली की बात करें या इस्लाम कम्युनिटी की बात करें, इन दोनों का एक इंपॉर्टेंट प्लेस जेरूसलम माना जाता है ना। इसके अलावा अगर बात करें 1967 में एक 6 डे वॉर हुआ, मैं कोशिश करता हूं यहाँ पे, 1967 में एक 6 डे वॉर हुआ, जिसमें
को, क्योंकि उस समय पर इजराइल के पास इतना बड़ा एरिया नहीं था, तो इजराइल चाह रहा था बहुत सारे एरियाज को कैप्चर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से। जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, अगर इसी मैप में आप देखने की कोशिश करें तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो कंट्री मौजूद है वो है जॉर्डन, यहाँ पर आपको सीरिया देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको लेबनान मिल जाएगा देखने को, साथ ही साथ इस पर्टिकुलर पोर्शन पे आपको इजिप्ट मिल जाएगा। तो ये पर्टिकुलर कंट्रीज आप याद रखेंगे कि जॉर्डन एक साइड है, एक साइड ऊपर सीरिया है, लेबनान है और फिर नीचे इजिप्ट है। इनसे इनके कुछ पोर्शंस को कैप्चर करने की बात कर रहा था, क्योंकि ये बहुत सारे रीजन किसके पास थे, इन अलग अलग देशों के पास है। तो कुछ अपने एरियाज को एक्सपैंड करने के लिए इजराइल चाह रहा था कि उन्हें कुछ बहुत जबरदस्त तरीके से एक बड़ा एरिया उन्हें मिल सके, इसलिए गोलन हाइट को कैप्चर किया गया 6 डे वॉर में 1967 फ्रॉम सीरिया। तो सीरिया से गोलन हाइट्स को कैप्चर कर लिया गया इजराइल के द्वारा, और इट इज इजराइल्स 1981 एनेक्सेशन नॉट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन कैप्चर कर लिया गया है। तो गोलन हाइट ध्यान रखना है, गोलन हाइट किसके पास है, इजराइल के पास है। हालांकि इंटरनेशनली इसे रिकॉग्निशन नहीं मिली है, लेकिन किसके पास है, इजराइल के पास है। दूसरी बात करते हैं इजिप्ट में। इजिप्ट का जो प्लेस है सिनाई, ये दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको ध्यान रखना है। सिनाई 1967 में इजिप्ट से कैप्चर किया गया, लेकिन बाद में 1979 में इसे लौटा दिया गया इजिप्ट को। एक पीसफुल पैक्ट साइन किया गया और बाद में इजराइल ने इसे लौटा दिया। तो सिनाई को कैप्चर किया था 1967 में 6 डे वॉर में, लेकिन बाद में इसे लौटा दिया गया। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम। ध्यान रखें आप, ईस्ट जेरूसलम कौन सा है, यही वाला है पार्ट, ईस्ट जेरूसलम वाला, क्योंकि आप अगर समझ पाए तो ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है और ये साउथ होता है। तो ये पर्टिकुलर पोर्शन ईस्ट का होगा, है ना। तो वेस्ट बैंक, ये पूरा वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम कैप्चर किया गया था जॉर्डन से। ध्यान रखना है, जॉर्डन से कैप्चर किया गया। इजराइल कंटिन्यूज टू कंट्रोल मोस्ट ऑफ द वेस्ट बैंक, बट इट्स सपोर्ट और सेटलमेंट ऑन द ऑक्यूपाइड लैंड हैज कॉम्प्लिकेटेड पीस नेगोशिएशंस। इजराइल एंड जॉर्डन साइंड अ पीस पैक्ट इन 1994। 1994 में जॉर्डन के साथ एक पीसफुल पैक्ट साइन किया गया और इससे इनके एरियाज को फिक्स कर दिया गया लगभग। तो वेस्ट बैंक का बहुत हिस्सा, कुछ हिस्सा किसके पास है, किसके पास है, इजराइल के पास है, बाकी कुछ हिस्सा किसके पास है, फिलिस्तीन के पास है। एज इट इज, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा क्या जा सकता है, प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन पर, स्पेसिफिकली ज्योग्राफिकल लोकेशन पर, और कौन कौन से एरियाज कहां से एसोसिएट करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा गाजा। गाजा जो अभी किसके पास है, फिलिस्तीन के पास है, लेकिन अब हो सकता है ये इसे, क्योंकि वॉर चल रहा है, तो कैप्चर कर ले इजराइल। ठीक है, ये दूसरा पूछा जा सकता है जेरूसलम कहाँ है। तो जेरूसलम कहाँ है, ध्यान रखना है, जेरूसलम इजराइल में है। इसके अलावा गोलन हाइट किसके पास है, तो गोलन हाइट भी इजराइल के पास है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा सी, अगर हम बात करें कौन सा सी इजराइल के सराउंडिंग में है, तो इजराइल के आसपास के जो सी है उसकी बात करें तो एक मेडिटेरेनियन सी मैंने आपको बता दिया, दूसरा आपको ध्यान रखना है डेड सी। डेड सी, ये दोनों बात ध्यान है। तो ईस्ट में आपको डेड सी देखने को मिल जाएगा, जबकि आपको इजराइल के वेस्टर्न मोस्ट, या आप ऐसा कहें नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से पर आएगा। अगर बात करें कंट्रीज के बारे में स्पेसिफिकली, तो कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो लेबनान बिल्कुल नॉर्थ में देखने को मिलता है, लेबनान नॉर्थ में देखने को मिलता है। इसके अलावा लेबनान नॉर्थ में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सीरिया आपको देखने को मिलेगा, सीरिया नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल जाएगा, जबकि जॉर्डन आपको पूरी तरह से ईस्ट में देखने को मिलेगा, जबकि इजिप्ट आपको देखने को मिल जाएगा साउथ वेस्ट में। ठीक है, तो साउथ वेस्ट में इजिप्ट देखने को मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इन सारे शब्दों को ध्यान रखना है आपको, स्पेसिफिकली गाजा, जेरूसलम, गोलन हाइट्स। ठीक है, ये कहाँ है, तो ये पर्टिकुलर चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आप बहुत डिटेल में लेक्चर चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप बताएं, तो हम उस पर भी बात सोचेंगे, उस पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दिया। कुछ ऑपरेशंस के नाम आपको याद रखने हैं, और इन पर्टिकुलर छोटे छोटे ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर ध्यान रखना है। गोलन हाइट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सीरिया से कैप्चर किया गया था, लेकिन इसे अभी तक इंटरनेशनली और रिकॉग्निशन नहीं मिली है कि ये पूरी तरह से किसका हिस्सा है, इजराइल का हिस्सा है। हालांकि उस पर कंट्रोल किसका है, कंट्रोल पूरी तरह से इजराइल का है। गाजा स्ट्रिप मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया हुआ है। तजिंदर पाल सिंह तूर हैज वॉन गोल्ड इन द हांगझाओ एशियन गेम्स, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में एक शॉर्ट्स भी मैंने अपलोड किया है, तो उन शॉर्ट्स भी अगर आप देखते होंगे तो वहां से भी आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। कराटे से एसोसिएट करते हैं, शॉर्टपुट से एसोसिएट करते हैं, रेसलिंग से एसोसिएट करते हैं, या वुशु से एसोसिएट करते हैं। तो आपको इससे शॉर्टपुट गेम, जिनको नहीं पता है शॉर्टपुट होता क्या है, इस पर्टिकुलर अगर आपने शॉर्ट्स देखा होगा ना, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। हालांकि मैं बता सकता हूँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप देखिएगा। इसका सही जवाब कहाँ देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, इसके अलावा आप एक टोटल कितने मेडल जीते हैं, भारत ने कितने मेडल जीते हैं, टोटल भारत के मेडल कितने हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, वो भी आप लिख दें तो बहुत अच्छा होगा। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कितने मेडल है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, तो आपका रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। एक और इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिन्होंने स्टीपल चेज में
स्टीपल चेज में, जिनको ये ना याद हो, जिनको ये याद ना हो तो वो लिख दें स्टीपल चेज में। स्टीपल चेज में एक महिला है जिन्होंने 5000 मीटर की रेस, 5000 मीटर में की दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है, उनका नाम आप लिखें। या फिर दूसरा नाम आप लिखें 3000 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पहले व्यक्ति जिन्होंने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल दिलाया, एथलेटिक्स का पहला गोल्ड मेडल दिलाया, एथलेटिक्स में भारत को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया, उनका नाम आप लिख दें तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना। मैं हालांकि मैंने ये सारी बातें आपको बताई हैं, तो अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो आपको ये वाली बातें पता होंगी और आप आसानी से लिखेंगे। और जरूर लिखिए, जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार या उतने समय तक आपको चीजें रिवाइज रहेंगी या याद रहेंगी। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड? अपने आप में इंपॉर्टेंट है, प्रश्न भी डला हुआ है। कौन सा ऐसा देश है जिसने लॉन्च किया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड? यूक्रेन, इजराइल, रशिया या यूनाइटेड स्टेट्स? आपको इसका जवाब कहाँ देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। अच्छा, एक और मुझे याद आ रहा है, यूक्रेन में भी एक मिशन लॉन्च किया गया था, याद आ गया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, उस ऑपरेशन का नाम आपको बताना है। ठीक है, उस ऑपरेशन का नाम भी आप जरूर लिखें। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसके अलावा सोशल मीडिया से अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। अपने सवाल भी इन पर्टिकुलर जगहों पर जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हम लोग अब फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।